तो दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो जनरली बच्चों को रटना पड़ता है या याद करना पड़ता है। टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन कह लें या उसका ज्योमेट्री कह लें, शेप कह लें, जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा आप ये सब भी बताने की स्थिति में होंगे। और ऐसे सवाल जनरली जेई में आते हैं। जैसे एक सवाल हमने यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिया है जो जेई मेन 2020 5 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपके स्क्रीन पर ही आप देख सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन सॉलिड स्टेट। अब चाहे स्ट्रक्चर की बात हो, हाइब्रिडाइजेशन की बात हो, वो सब हम लोग सीखने वाले हैं इसी वीडियो में और PCl5 के मदद से ही सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। अगर PCl5 गैसियस स्टेट में है, अगर PCl5 गैस की बात करें तो PCl5 का स्ट्रक्चर आप सारे लोग जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके होंगे। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। इसका ज्योमेट्री भी, शेप भी, स्ट्रक्चर भी सब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, जिसमें से 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पर और 2 क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पर होते हैं। यहाँ पर हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है। अब PCl5 सॉलिड का क्या मतलब है? सॉलिड का मतलब है कि आप इस मॉलिक्यूल को पास पास ला रहे हैं। कोई भी कंपाउंड अगर गैस में है मतलब उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं। अगर कोई कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है मतलब उसके पार्टिकल्स को पास पास लाया गया है। तो यहाँ देखिए हमने 3 मॉलिक्यूल्स को पास पास लाकर दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर PCl5 के पार्टिकल्स को पास पास लाया गया है। तो जब इनको पास पास लाया जाएगा तो इनका पैकिंग एफिशिएंसी बहुत बढ़िया नहीं होगा। अगर आप सॉलिड स्टेट जानते हैं तो आपने पैकिंग एफिशिएंसी ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पर इनका पैकिंग एफिशिएंसी बहुत बढ़िया नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे वॉइड्स होंगे, खाली स्पेस होंगे। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल लेटिस नहीं होता है। तो स्टेबल होने के लिए ये कैसा अरेंजमेंट करता है उसको समझते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये हमारा PCl5 गैस में था तो यहाँ पर एक फॉस्फोरस से 5 क्लोरीन जुड़े हुए थे। तो इसमें फॉस्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता है। तो इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्लोरीन लेकर यहाँ से अगर निकल जाए तो PCl4 प्लस बच जाएगा और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब क्लोरीन के ऊपर जो माइनस चार्ज आया है यानी कि Cl माइनस जो है वो वहीं घूमता हुआ नहीं रहेगा, इसके बजाय वो दूसरे PCl5 से जाके जुड़ जाएगा। तो जब ये Cl माइनस दूसरे PCl5 से जाके जुड़ेगा तो PCl6 माइनस बन जाएगा। तो 2 PCl5 के मॉलिक्यूल्स हमारे पास थे, एक कन्वर्ट हो गया PCl4 प्लस में और दूसरा कन्वर्ट हो गया PCl6 माइनस में। तो अब जो PCl4 प्लस है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ये हमें कैसे पता? तो सेम स्टीरिक नंबर से, जैसे आप जनरली कोई गैस में होता है तो उसका निकालते हैं उसी तरह से निकाल लेंगे। तो इसका स्टीरिक नंबर 4 आएगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से PCl6 माइनस जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ जाएगा और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो हमारे पास जो PCl5 था वो अब 2 अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हो गया। एक कैटाइनिक पार्ट है, दूसरा एनाइनिक पार्ट है। तो कैटाइनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 होगा और एनाइनिक पार्ट का sp3d2 होगा। एक का शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगा, दूसरे का ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इससे पैकिंग एफिशिएंसी में कैसे फ़ायदा हुआ, क्योंकि दिक्कत तो पैकिंग एफिशिएंसी की वजह से आई थी। ऐसा होने से ऐसा क्या हुआ, तो चलिए ये हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखें ये PCl4 है, ये PCl6 माइनस है। पीछे दिखाया गया है कि PCl4 प्लस का साइज थोड़ा सा छोटा होगा, टेट्राहेड्रल है, ये 4 ही सराउंडिंग एटम्स हैं। यहाँ पर देखें PCl6 माइनस, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा यहाँ हमने दिखाया है क्योंकि यहाँ पर 6 सराउंडिंग एटम्स हैं। अब देखिए ये कैटाइनिक पार्ट है, ये एनाइनिक पार्ट है, ये आपस में कुछ इस तरह से अरेंज्ड होंगे। पहले हमने एनाइनिक पार्ट रख दिया है, फिर उसके बाद जो वॉइड्स बचे थे, खाली जगह बचे थे, उसमें हमने कैटाइनिक पार्ट को इंसर्ट कर दिया। तो अब पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो अपने आप इम्प्रूव हो गई और इस वजह से ये लेटिस जो है वो अच्छा खासा स्टेबल हो गया। तो जब भी PCl5 सॉलिड की बात की जाए तो PCl5 सॉलिड जो है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में ना एग्जिस्ट करके वो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
तो अब आपको लग रहा होगा कि क्या सर हमें सबका इसी तरह से समझ के याद रखना होगा? बिल्कुल नहीं। ये एक एग्जाम्पल हमारे समझने के लिए एनफ था कि ऐसा होता क्यों है, सॉलिड स्टेट में ऐसा होता क्या है कि एकदम से शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ चेंज हो जाता है। ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी था। अब हम लोग बाकी को शॉर्ट ट्रिक की मदद से याद रखेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक समझने से पहले जेई मेन का जो आया हुआ क्वेश्चन है एक बार उसको अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि अब हम लोग उसको अटेम्प्ट करने की स्थिति में आ चुके हैं। क्या पूछा जा रहा है? द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन द सॉलिड स्टेट इज। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, PCl5 सॉलिड स्टेट में PCl4 प्लस PCl6 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर देखें PCl4 प्लस टेट्राहेड्रल, PCl6 माइनस ऑक्टाहेड्रल, ये पूरी तरह से सही है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये गलत है क्योंकि इसके लिए गैस होना चाहिए। स्क्वायर प्लेनर जी नहीं, गलत है ये भी। स्क्वायर पिरामिडल ये भी गलत है। तो बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आपको समझ में आया होगा कि इस कंसेप्ट पर किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। अब हम लोग कुछ और कंपाउंड जो इसी तरह से एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो हमने समझ ही लिया है। अब देखें, पहला हमारा PCl5 हो गया, तो इसको समझते हैं जरा कि अब शॉर्ट ट्रिक की मदद से याद कैसे रख सकते हैं। तो PCl5 जैसे आपके पास है तो क्या करना है, ध्यान से समझिएगा कि अब जब भी सॉलिड स्टेट में ये कंपाउंड्स में अलग अलग कुछ होगा तो एक केटाइनिक पार्ट और एक एनाइनिक पार्ट जरूर आएगा। तो दो ऐसे ब्रैकेट बना लें, केटाइनिक पार्ट के ऊपर प्लस लगा दें, एनाइनिक पार्ट के ऊपर माइनस लगा दें। दोनों में ही एक एक सेंट्रल एटम होना मस्ट है, तो दोनों साइड एक एक फॉस्फोरस लगा दें। अब देखें PCl5 में दो फॉस्फोरस है क्या? नहीं है। हमें दो फॉस्फोरस तो चाहिए क्योंकि एक केटाइनिक पार्ट में एक एनाइनिक पार्ट में, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब 2 से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास दो फॉस्फोरस हो गए, तो दो फॉस्फोरस तो एडजस्ट हो गए, लेकिन अब हमारे पास 10 क्लोरीन भी हो गए। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ भी 5 क्लोरीन रख दिया जाए, यहाँ भी 5 क्लोरीन रख दिया जाए, लेकिन ऐसा अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो एक केटायन और दूसरा एनायन बनेगा ही नहीं। एक केटायन बने दूसरा एनायन बने, इसके लिए इनके नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस रखना पड़ेगा, और वो डिफरेंस हमें मिनिमम रखना पड़ेगा। यानी कि 10 क्लोरीन को इधर 4 और इधर 6 भी रख सकते हैं, इधर 3 इधर 7 भी रख सकते हैं, इधर 2 इधर 8 भी रख सकते हैं, इधर 1 इधर 9 भी रख सकते हैं। लेकिन सही कौन होगा? जहां मिनिमम डिफरेंस होगा, और केटाइनिक पार्ट में हमेशा कम एटम रखना है और एनाइनिक पार्ट में ज़्यादा एटम रखना है। बस यही कंसेप्ट है। अब ये सब पे लगाएंगे, ये कंसेप्ट नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब ये सब पे लगाएंगे और हर जगह सही साबित होगा। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ तो आपको समझ आ ही गया होगा, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। आइए अब कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे अगला है हमारा N2O5 सॉलिड। तो अब यहाँ पर आप N2O5 लिख लें, दो ब्रैकेट बना लें, एक हमारा कैटाइनिक पार्ट होगा, दूसरा एनाइनिक पार्ट होगा। दोनों में एक एक नाइट्रोजन रख दें। बहुत बढ़िया। क्या हमारे पास दो नाइट्रोजन थे? बिल्कुल थे। एक एक रख दिया, मतलब अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो नाइट्रोजन ऑलरेडी हमारे पास थे। ऑक्सीजन 5 हैं, तो कैटाइनिक पार्ट में थोड़ा सा कम, एनाइनिक पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि कैटाइनिक पार्ट में 2 और एनाइनिक पार्ट में 3। NO2 प्लस NO3 माइनस। देखिए आपको समझने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगा था, लेकिन अब चुटकियों में आपका काम होता हुआ दिख रहा है, और ये बिल्कुल सही है, NO2 प्लस NO3 माइनस। ठीक इसी तरह से आप अगला भी ट्राई कर सकते हैं। अब अगला देखें क्या है हमारे पास, N2O4 सॉलिड। अब N2O4 सॉलिड की बात करें, फिर से दो स्क्वायर ब्रैकेट बना लें, एक कैटाइनिक पार्ट दूसरा एनाइनिक पार्ट, दोनों में एक एक सेंट्रल एटम आ जाएगा, यानी कि दोनों में एक एक नाइट्रोजन आ जाएगा। अब 4 ऑक्सीजन है, क्या दो दो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस रखना पड़ेगा, कैटायन में कम एनायन में ज़्यादा, यानी कि यहाँ 1 और यहाँ 3 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा NO प्लस, ये हो जाएगा NO3 माइनस। क्या यही है? बिल्कुल यही है। ये अपना कैटाइनिक पार्ट है और ये अपना एनाइनिक पार्ट है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप N2O3 भी ट्राई कर सकते हैं। अब आप खुद से करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। Cl2O6 भी ट्राई करेंगे। हाँ, BrF3 में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आता है। मैं क्लास में भी जब ये क्वेश्चन देता हूँ तो बच्चे BrF3 में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, तो आपको मैं BrF3 ज़रूर डिस्कस कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देखें, ये हमारे पास है BrF3।
यहाँ पर दो स्क्वायर ब्रैकेट बना लें, एक कैटायनिक पार्ट दूसरा एनायनिक पार्ट। सेंट्रल एटम ब्रोमीन दोनों में एक एक रहेगा। तो क्या इधर हमारे पास दो ब्रोमीन है? बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दो ब्रोमीन हमारे पास हो गए, दोनों ब्रोमीन रखे जा चुके हैं। अब हमारे पास 6 फ्लोरीन हो गए। क्या तीन तीन फ्लोरीन रख दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ कम, किस तरफ कम? कैटायन की तरफ कम। तो कैटायन की तरफ 2, एनायन की तरफ 4। तो Brf2 प्लस Brf4 माइनस, क्या यही है? बिल्कुल सही है। तो आपको मेरे ख्याल से ये भी समझ आ गया होगा। अब आप ये सारे ट्राई कर सकते हैं, ये सारे सेम पैटर्न पर हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, I2Cl6 को सॉलिड स्टेट में नहीं ले जाना पड़ता है, ये लिक्विड स्टेट में ही कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाता है। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं जो थोड़ा सा हट के बिहेवियर शो करते हैं, इनके पीछे के रीजन को भी समझेंगे। जैसे एक है PBr5। तो अभी तक आप जो जानते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? PBr5 है आपके पास, तो आप कहेंगे कि दो स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे, एक कैटायनिक पार्ट दूसरा एनायनिक पार्ट, दोनों में एक एक फॉस्फोरस, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 ब्रोमीन, इधर 4 इधर 6, PBr6 माइनस। लेकिन सरप्राइजिंगली आपका कैटायनिक पार्ट तो सही है, लेकिन एनायनिक पार्ट आपका गलत हो चुका है। इसके पीछे के रीजन को भी समझ लीजिए। PBr6 माइनस आप बना तो देंगे, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है। तो एक फास्फोरस के ऊपर 6 ब्रोमीन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यहाँ पर इसलिए Br माइनस के फॉर्म में ही रहता है, ये PBr5 पर जाकर नहीं जुड़ पाता है। तो जब आप PBr6 ही एग्जिस्ट नहीं कर पाया, तो Pi6 माइनस कैसे एग्जिस्ट करा पाएंगे? इसलिए Pi5 जो है वो भी सिमिलर टाइप का पैटर्न देता है। तो यहाँ तक तो सब कुछ लॉजिकल था, लेकिन ये नीचे के जो दो कंपाउंड हैं ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। अगर बात करें हम लोग XgF6 का, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर इसको भी कर सकते हैं जैसे आपने बताया, कैसे करेंगे? दो ब्रैकेट बनाया, एक कैटायनिक पार्ट एक एनायनिक पार्ट, Xg दोनों तरफ रख दिया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आप कहेंगे 12 हो गए फ्लोरीन, तो 6 फ्लोरीन दोनों तरफ कर दें। नहीं, बराबर नहीं करने हैं, तो एक तरफ 5 एक तरफ 7। अब आप कहेंगे कि इधर XgF5 प्लस कर दें और XgF7 इधर कर दें, F7 माइनस इधर कर दें। नहीं करेंगे। वैसे XgF7 एग्जिस्ट करता है, XgF7 माइनस एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। ये आप याद रखें, मेमोराइज करके रखें कि XgF6 भी है, वो इसी तरह का पैटर्न फॉलो करता है। और अगला I2, इसको आप थोड़ा समझें। I2 जो है सॉलिड स्टेट में 3 मॉलिक्यूल को पास लाकर फिर हम लोग ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे इसको भी ज़रा समझिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा आसान हो। यहाँ पर देखें, I2 सॉलिड की बात हो रही है, 3 I2 ले लें। एक I2 का मॉलिक्यूल हमने ले लिया, 2 I2 का मॉलिक्यूल हमने ले लिया, और ये तीसरा I2 का मॉलिक्यूल हमने ले लिया। अगर I2 का मैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग कराऊं तो क्या होगा? इस I पर प्लस आ जाएगा, इस I पर माइनस आ जाएगा, और ये बीच का बॉन्ड टूट चुका होगा। तो ये I एक I प्लस ले जाएगा, ये I2 एक I माइनस ले जाएगा। क्या बना? I3 प्लस और I3 माइनस। जी हाँ, बिल्कुल इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आयोडीन, I3 प्लस और I3 माइनस के फॉर्म में। ध्यान से देखें आयोडीन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, I3 प्लस और I3 माइनस के फॉर्म में। चाहे I2 लिक्विड दिया हो सॉलिड दिया हो, इसी तरह से एग्जिस्ट करेगा। तो अब आप देखें 80% मॉलिक्यूल के केस में आपका शॉर्ट ट्रिक से काम चल जाता है, और मोस्टली यही पूछे जाते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जहां पर डज नॉट एग्जिस्ट वाला फैक्टर आता है, और 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। ऐसे आपको 15-16 मॉलिक्यूल्स याद रखने पड़ते, लेकिन मैंने आपका वो जो लोड है वो घटाकर 2 कर दिया है और चीज़ों को पूरा लॉजिकल बना दिया है। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने इसको पहली बार सीखा होगा, इससे पहले रटा ही होगा। तो ऐसी ही केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बढ़िया कंसेप्ट के साथ। बाय ऑल, थैंक यू ऑल।